हे 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 हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है, क्या क्या अलग अलग टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, और आपके जो नोट्स हैं वो भी हम यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स जो है मैकेनिक्स से आया था। मैकेनिक्स जो है फिजिक्स की ओल्डेस्ट नॉन ब्रांच है। आप बोल सकते हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन ब्रांच है। बहुत पुरानी ब्रांच है और बहुत पहले से हम इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी काइनेमेटिक्स की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिक्स क्या है। सो मैकेनिक्स क्या है, आपकी मैकेनिक्स आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स आपकी फिजिक्स की ओल्डेस्ट नॉन ब्रांच, यू कैन से दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन ब्रांच है। इसमें सबसे पहला पार्ट आपका आता है स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स क्या है? तो स्टैटिक है जहां पे हम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के बारे में बात करते हैं। जो बॉडीज रेस्ट पे हैं, जैसे कि आप अगर अभी बैठे हैं तो एक चेयर पे बैठे होंगे या बेड पे बैठे होंगे, तो आप चेयर के ऊपर क्या फोर्स लगा रहे हैं या चेयर आपके ऊपर क्या फोर्स लगा रही है। अगर मैं आपको एज ए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट अगर स्टडी करना चाहता हूं तो ये आ जाता है स्टैटिक्स के अंदर। काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मोशन में है कि किस टाइम कहाँ से चले, कब कहाँ पे पहुंचेंगे, क्या स्पीड होगा, क्या वेलोसिटी होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, क्या वो टाइम के साथ चेंज हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये सब चीजें हम बात करेंगे। तो मोशन से रिलेटेड हर बात करेंगे हम काइनेमेटिक्स में। एंड डायनामिक्स में भी हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन, बट यहाँ पे हम द कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं कि ये मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मतलब हम बेसिकली बात करेंगे फोर्सेस के बारे में। एंड लेटर ऑन आप फर्दर ग्रेजुएशन में यहाँ पे पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, डायनामिक्स एंड ऑल। तो खैर दैट्स नॉट आवर पार्ट ऑफ स्टडी टुडे। तो आज हम काइनेमेटिक्स के बारे में मेनली बात करने वाले हैं, मतलब हम मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मोशन क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोशन है क्या। मोशन आपका है if any object change its position with respect to time and surrounding, it is said to be in motion। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है, उसको हम बोलते हैं कि वो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जब आपसे पूछा जाता है कि मोशन क्या है, तो आप बोलते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मोशन में है। तो ये सही डेफिनेशन नहीं होती, बिकॉज मोशन की डेफिनेशन में आप मूव वर्ड या मूवमेंट वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हुई? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है। एक और बात ये कि रेस्ट क्या है? तो रेस्ट क्या? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखने लायक है वो ये है कि मोशन एंड रेस्ट आर ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म एंड नेवर एब्सोल्यूट। यहाँ पे एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब है प्योर, कि ये कभी भी ना प्योर टर्म नहीं होती। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, तो आप सबसे पहले मुझसे पूछेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू हूम। ठीक है, मैं किसी से भी कंपेयर कर सकता हूँ। आई कैन कंपेयर यू विद द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, आई कैन कंपेयर यू विद नॉट सो रिच पर्सन ऑन अर्थ, और मे बी यू आर नॉट डूइंग वेल इन देयर लाइफ। करेक्ट? तो आप एब्सोल्युटली रिच नहीं हो सकते, मतलब रिच विद रिस्पेक्ट टू एवरीवन और पुअर विद रिस्पेक्ट टू एवरीवन। तो मोशन भी आपका विद रिस्पेक्ट टू है, रेस्ट भी आपका विद रिस्पेक्ट टू। जैसे कि अभी आप अगर रूम में बैठे हुए हैं, ओके, अभी अगर आप रूम में बैठे हुए हैं, तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं आप रेस्ट में हैं या मोशन में, तो अगर आप रेस्ट बोलोगे तो भी आंसर गलत मैं बोल सकता हूँ, और अगर आप मोशन में बोलोगे तो भी मैं आपका आंसर गलत बोल सकता हूँ। इसलिए आपको हमेशा बताना पड़ता है कि विद रिस्पेक्ट टू हूम, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। जैसे कि आप रेस्ट पे हैं, यू आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्स ऑफ योर रूम। अगर आप बैठे हुए हैं तो यू आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्स ऑफ द रूम। बट अगर अब हम देखें तो आपका रूम कहाँ पे है? वो अर्थ पे है, और अर्थ खुद घूम रही है, तो आप रेस्ट पे कैसे हो सकते हैं? करेक्ट? तो अगर हम मून का विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं तो यू आर इन मोशन। गेटिंग इट? ऐसे आपकी बुक्स में एग्जांपल ले लिया जाता है कि अगर आप बस से जा रहे हैं तो जो आपके पास में पैसेंजर बैठा हुआ है उसके विद रिस्पेक्ट टू आप रेस्ट पे हैं, और जो लोग बाहर स्टैंड पे खड़े हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू आप मोशन में हैं। करेक्ट? तो रेस्ट और मोशन हमेशा ही एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं होते हैं, वो हमेशा ही एक
रिलेटिव टर्म होते हैं। ओके, तो कोई भी आपसे पूछे कि आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, तो यू शुड आस्क विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, बिकॉज रेस्ट एंड मोशन हमेशा ही विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होता है। इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। ओके, अब रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, इस बात का आपको पता चल गया है। तो टाइप्स ऑफ मोशन में हम देखते हैं, सबसे पहला जो आपका टाइप आता है दैट इज रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब आप जिगजैग जब चलते हैं, ओके, जिगजैग, जैसे कि धूल, जैसे कि धुआं कैसे जाता है, वो जिगजैग जाता है। ओके, किस डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से जाता है हमें नहीं पता, तो वो होता है एक रैंडम मोशन। ओके, यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल ले लिए, ठीक है, वो कोई भी डिफाइंड मोशन नहीं होता। डस्ट पार्टिकल्स का एग्जांपल हमने ले लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि लीनियर मोशन क्या होता है या फिर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है और इनको ऐसा क्यों बोलते हैं। देखो भाई, लीनियर मोशन या उसके नीचे लिखा है सर्कुलर मोशन या उसके नीचे लिखा ऑसिलेटरी, वैसे तो उनका नाम ही उनकी डेफिनेशन भी है। लीनियर मोशन जब आप एक सीधी सीधी लाइन में चल रहे हो उसको हम लीनियर मोशन बोल देते हैं, बट उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन भी बोल देते हैं कभी कभी। क्या उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं हुआ क्या? तो देखिए, यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि particles and system of particles मतलब ये हुआ कि अगर एक सीधा एक सिंगल पार्टिकल अगर एक लाइन में जा रहा है उसको हम लीनियर मोशन बोल सकते हैं, उसको हम सर्कुलर मोशन, अगर वो सर्कल में जा रहा है उसको सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। बट जब एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एग्जांपल क्या होगा? अब जैसे मैं भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो सकता हूँ, बिकॉज मेरे हाथ है, मेरे हाथों में रिंग है, यहाँ पे भी कुछ बंधा हुआ, मेरे हाथ में पेन भी है, ये रिंग भी है और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अगर मैं एक लाइन में गया तो ये सब चीजें भी मेरे साथ उसी लाइन में जाएंगी, करेक्ट? तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल उस लाइन में जाए तो उसको मैं ट्रांसलेटरी मोशन बोलूंगा, ट्रांसलेटरी मोशन बोलूंगा। ओके, ट्रांसलेटरी मोशन में उसको बोलूंगा। बट अगर मैं अपने आप को एक ही पार्टिकल कंसीडर करता हूँ कि भाई मेरे को ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो मैं उसको लीनियर मोशन बोल सकता हूँ, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड सन। हम ऐसा क्यों नहीं बोलते अर्थ इज सर्कुलेटिंग अराउंड सन? बिकॉज अर्थ इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, गेटिंग इट? अर्थ इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अर्थ इज नॉट ए सिंगल पार्टिकल। इज दैट ओके? देखो, फिजिक्स में हम यूजुअली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ओके, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एक ऐसे ऑब्जेक्ट विच ट्रेवल्स मच मोर लार्जर डिस्टेंस देन इट्स ओन साइज, ओके, या फिर जिनको हम एज ए पॉइंट दिखा सकें। तो यहाँ पे आप रफली इसको ये भी समझ सकते हैं, अगर आप सिंगल एक पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हैं, आप लीनियर मोशन बोल सकते हैं। बट एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम उसको उसी को ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसके बारे में एक पूरा चैप्टर है, एनीवे चैप्टर के एंड में हम इसके बारे में काफी बात करने वाले हैं। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन वो होता है जो एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है। ओके, अगर वही एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है जैसे कि अर्थ हो गया, तो हम उसको रोटेशनल मोशन बोल देते हैं। रोटेशनल मोशन जब आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये पूरा एक बड़ा चैप्टर है जिसके बारे में हम काफी डिटेल में बात करते हैं। ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं एनी टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो ये कुछ तरह के ये क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ मोशन की क्लासिफिकेशन, जिसमें हम उनको लीनियर, सर्कुलेशन और ऑसिलेटरी या रैंडम मोशन में क्लासिफाई कर देते हैं। एक और क्लासिफिकेशन भी है अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन। तो यहाँ पे आ जाती है नई टाइप। ये क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन, वन डायमेंशन मोशन हो सकता है, टू डायमेंशन मोशन हो सकता है, थ्री डायमेंशन मोशन हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ना एक बात समझो कि हमारे पास ना ले दे के तीन ही एक्सिस है। ओके, एक्स एक्सिस है हमारे पास वाई एक्सिस भी है, करेक्ट, और हमारे पास जेड एक्सिस भी है। तुम्हारे रूम में अगर हम देखते हैं तो चलिए रूम की बात करते हैं। तुम जिस रूम में फिलहाल बैठे हुए उसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। तो यहाँ पे हम तीन एक्सिस इस तरीके से ले सकते हैं कि लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या हुआ? जब आपके मोशन की वजह से वन कोऑर्डिनेट चेंजेस, वन कोऑर्डिनेट चेंज या फिर वन एक्सिस चेंज, ठीक है। और इसमें बेसिकली टू कोऑर्डिनेट चेंज, इसका एग्जांपल हम अब लेंगे। और यहां पे बेसिकली थ्री
कोऑर्डिनेट चेंज। एक देखते हैं, यहां पे अगर मैं आपके रूम को दिखाना चाहूं तो मैं कुछ ऐसे दिखा सकता हूं, गेटिंग इट। अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाता हूं तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप सपोज पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाते हैं, ये आपकी लेंथ हो गई, एक्स एक्सिस मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने वाई एक्सिस नाम दे दिया। तो अगर आप यहां से यहां जाते हैं, ओके, यहां से यहां जाते हैं, तो आपके मोशन की वजह से खाली एक्स में तो चेंज आया बट वाई में चेंज नहीं आया, इसलिए मैं इसको वन डायमेंशनल मोशन बोल सकता हूं, गेटिंग इट, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। बट अगर मैं पॉइंट सी टू डी जाता हूं, ओके, सी टू डी जाता हूं, ओके, सी टू डी जाता हूं, तो यहां पे आपका एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। तो क्या होगा कि दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ and because of that I'll be saying that it is a two dimensional motion। तो यहाँ पे मैं इसका दे देता हूँ, अगर आप A to B जाते हो और अगर आप C to D जाते हो तो आपका X और Y दोनों चेंज हुए हैं, इसलिए मैं इसको टू डायमेंशनल मोशन बोलूंगा। थ्री डायमेंशनल मोशन क्या हुआ? थ्री डायमेंशनल मोशन में हम क्या बात करेंगे कि अगर आप पॉइंट C टू पॉइंट D जाते हैं बट जंप करते हुए जाते हैं तो आपकी हाइट भी तो चेंज हो रही है ना, आपकी हाइट भी चेंज हो रही है, सो दैट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। सो बेसिकली jumping and going from C to D। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन आपको मैं बता देता हूँ। और एक और बात, यहाँ पे आप इसको बोलते हो मोशन इन ए लाइन, ओके, इसको हम मोशन इन ए लाइन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन, और इसको हम बोलते हैं मोशन इन स्पेस, ओके। बट स्पेस का मतलब ये नहीं हुआ कि हर एक मोशन स्पेस में थ्री डायमेंशनल होगा। जैसे कि मान लीजिए आप एक बॉल लेते हैं, उसको ऊपर फेंकते हैं, वापस उसको कैच कर लेते हैं, ऊपर फेंकते हैं, वापस उसको कैच कर लेते हैं, ऊपर फेंकते हैं, वापस उसको कैच कर लेते हैं, तो उसमें खाली जेड चेंज हो रहा है, एक्स और वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये भी एक वन डायमेंशनल मोशन ही है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, इसका एग्जांपल अगर हम दें तो इसको हम बोल सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, भी हम इसको बोल सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी इज वन डायमेंशनल मोशन। एक बात आप ध्यान दें, इज वन डायमेंशनल मोशन, इट्स नॉट थ्री डायमेंशनल मोशन। हाँ, बट अगर मैं किसी बॉल को रेंडमली कहीं पे फेंकता हूँ और वो एक रेंडम मोशन है, मान लो जो बर्ड्स होते हैं वो जिस तरीके से उड़ते हैं वो थ्री डायमेंशनल मोशन हो जाता है। हम जो कागज पे लिखते हैं वो टू डायमेंशनल मोशन हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्लेन। किसको बोला जाता है? प्लेन एक 2D ज्योमेट्री को बोला जाता है। तो आपका जो प्लेन है, आपका जो ग्राउंड है, वो 2D होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं जिनको हम बेसिकली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन से विच आर मेजरेबल। अब कैसे मेजरेबल होती हैं, कैसे मेजर करते हैं, उसको हम मेजरमेंट चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप बाद में भी उसको देख सकते हैं। तो स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं? स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिनका भाई मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जांपल में हम इसमें डिस्टेंस और स्पीड ले लेते हैं, डिस्टेंस और स्पीड ले लेते हैं। हर एक चैप्टर में अलग अलग स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ेंगे आप फिजिक्स के हर चैप्टर में। तो बेसिकली आपको ये क्लियर आज हो जाना चाहिए कि स्केलर वो क्वांटिटी होती है इनका मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हाउ मच, क्या है? हाउ मच, कि कितना, हाउ मच, यानी। और डायरेक्शन का तो मतलब पता ही है आपको। अगर मैं आपको बोल दूं कि 20 किलोमीटर जाके आओ, अगर मैंने डायरेक्शन नहीं बताई तो वो एक स्केलर हो जाता है। अगर मैं बोलता हूँ कि 20 किलोमीटर ईस्ट में ही जाओ, तो अगर बाउंड हो चुके तो आप ईस्ट में ही जाओगे, गेटिंग इट। तो वो आपके वेक्टर हो जाते हैं। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनकी डायरेक्शन भी होती है। एग्जाम्पल में हम डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी और ये सब चीजें हम ले लेते हैं। और चलिए तो डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में थोड़ी थोड़ी और आगे बात करेंगे, बिकॉज काइनेमेटिक्स का हमने यही एग्जाम्पल क्यों लिए हैं? हमने यही एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं क्योंकि ये इस चैप्टर से लेना देना सीधा है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, वर्क हो सकता है, करेक्ट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये वर्क पावर एनर्जी में ही पढ़ते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी में और भी बहुत सारी क्वांटिटी हो सकती है, फोर्स हो सकते हैं, प्रेशर हो सकते हैं, बट वो इस चैप्टर से ज्यादा उनका लिंक नहीं है, इसलिए हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप समझें कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है।
अब डिस्टेंस अगर मैं बहुत ही लेम वर्ड में, या मान लो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, डिस्टेंस है क्या, ये होता है, मान लो ये अगर आपका स्कूल है और ये आपका घर है, आपको यहाँ से यहाँ जाने के एक रास्ता ये है जो सीधे चले गए, एक रास्ता ये भी हो सकता है जो आप यहाँ से होके यहाँ पे गए हैं, और तीसरा रास्ता ये भी हो सकता है। करेक्ट, 3 रास्ते हो गए आपके पास। गेटिंग इट? तो आप जो भी रास्ता लेंगे उसकी जितनी भी लंबाई होगी, टोटल पाथ, करेक्ट, टोटल पाथ, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। जबकि पॉइंट ए से पॉइंट बी, मतलब आपके स्कूल से आपका घर के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे कम डिस्टेंस है, वो हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखो एक और बात आपको जो यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि स्केलर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैन बी जीरो और पॉजिटिव। मतलब अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो उसका डिस्टेंस जीरो ही होगा, या फिर अगर वो चलने लगेगी तो पॉजिटिव हो सकती है। करेक्ट, नेगेटिव कभी नहीं होते। जबकि वेक्टर जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इस बात का आपको पता होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। जैसे ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं, करेक्ट, ऐसे आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ये डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो ये डायरेक्शन आप नेगेटिव लेते हैं, ये सुनो। तो ये अगर पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। मतलब अगर आपके घर से आपका स्कूल का डिस्प्लेसमेंट अगर 10 किलोमीटर है तो आपके स्कूल से आपका घर का डिस्प्लेसमेंट -10 किलोमीटर होगा, बिकॉज डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मान लो सपोज डिस्टेंस क्या है, ये है आपका टोटल पाथ। ओके, दिस इज टोटल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, और ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इज दैट ओके? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये जीरो या पॉजिटिव, आइडियली पॉजिटिव ही होता है, बट ये भाई साहब जो हैं ये आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ओके, इसमें हम अगर आगे देखते हैं तो लेट मी सी व्हाट इज नेक्स्ट। ओके, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ सर्कल। इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, इसको मैं नाम भी दे देता हूं ए बी सी डी, और इसका जो रेडियस है वो आर है। तो अब क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि यहां पे ए टू बी अगर आप चाहते हैं, ओके, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी एंड ए टू वापस ए आ गए, यहां पे भी लिख देते हैं ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी एंड ए टू ए। अब डिस्टेंस क्या होगा ए टू बी, तो ये बेसिकली ये जो लेंथ है ना, ये आपकी डिस्टेंस होगी। तो ये किसके बराबर है, दिस विल बी नथिंग बट 2 पाई आर का फोर्थ पार्ट है, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई आर बाई 2 लिख सकते हैं इसको। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, ये मतलब बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से हम यूज करेंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट विल बी आर अंडर रूट 2। ओके, पाइथागोरस थ्योरम हमने इसमें यूज की है। ए टू सी जब आप जाते हैं तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाता है, दैट इज हाफ ऑफ द सर्कल, दैट इज पाई आर। 2 पाई आर को हाफ कर देंगे। जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, तो ये डिस्टेंस आप लेंगे, ये डिस्टेंस, करेक्ट, आर एंड आर, दैट विल बी 2r। ए टू डी में आप हो जाते हो 2 पाई आर का 3/4 पार्ट, गेटिंग इट, 3/4 पार्ट, और यहां पे आप हो जाते हैं वही आर अंडर रूट 2। ए टू ए आते आते आपका पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है, आपका डिस्टेंस हो जाता है 2 पाई आर, और आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाता है 0। वो क्या हो जाता है, 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक और बात यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिमिलरिटी क्या है, दोनों की जो एसआई यूनिट है, दोनों की जो एसआई यूनिट है वो मीटर होती है। क्या होती है, दोनों की एसआई यूनिट मीटर होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट डिस्टेंस एक स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में जो दूसरा एग्जांपल हमने लिया था वो लिया था स्पीड एंड वेलोसिटी का। तो स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो हमें पता है स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एस एस वी वी ऐसे भी याद रख सकते हो ना, कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डेफिनेटली स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, ये सब चीजें। और अब बात करते हैं इनकी अलग अलग टाइप्स क्या हो सकती हैं। ओके,
तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आती है टाइप यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप करते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या करते हैं आप, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, और इसको हम वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तो सिंपल, आपने छोटी क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ी होंगी, ठीक है, कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आपने पढ़ा होगा, करेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आपने पढ़ा होगा। अब जो एवरेज होती है, एवरेज स्पीड जो होती है, ये क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है, ये होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सबका यूनिट ऑफ कोर्स मीटर पर सेकेंड ही होता है, इन्हीं के बीच में यही एक जो एसआई यूनिट है वो आपकी मीटर पर सेकेंड होती है। ऑफ कोर्स सीजीएस आपकी सेंटीमीटर पर सेकेंड भी होती है, ठीक है, बट जो एसआई यूनिट के बारे में अगर बात करें, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है, इसके ऊपर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल है, नीचे जाके नोट्स में देखेंगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही फॉर्मूला आपको याद रखना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसमें आप वैल्यू थोड़ी सी मॉडिफाई करेंगे और आपको एक पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, ओके, बट यही मेन फॉर्मूला है जिससे आप कई फॉर्मूले बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, मान लीजिए कि आप स्कूटी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, और कार की स्पीड तेज, आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई अरे व्हाट इज द स्पीड, कितनी स्पीड है यार, तुम बोलोगे अरे यार इट इज 72, तो आपने क्या बताया, उस इंस्टेंट पे जो भी स्पीड थी वो आपने बता दी। तो ये इंस्टेंटेनियस, आपको नाम थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, बट इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है स्पीड एट एनी गिवन इंस्टेंट, ओके। ये इसी कई सारे फॉर्मूले हैं, इसको अगर हम मैथमेटिकली करते हैं तो हमारे पास फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज होता है, बट एनीवे इसकी ज्यादा बात हम आपके इस टाइम पे हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट बाद में हम थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीख के इसके ऊपर काफी बात करेंगे, और न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर हम काफी सॉल्व करने वाले हैं। और नोट्स में भी आपके सारे क्वेश्चन मैंने एवरेज के ऊपर, इंस्टेंटेनियस के ऊपर दिए हुए हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम यूज करके इंस्टेंटेनियस फाइंड कर सकते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन क्या है, बेसिकली यहाँ पे अगर बहुत ही लेम वर्ड में इसको हम बताएं तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके। एक्चुअली डेफिनेशन ये लेम क्या है, तो ये क्या है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसको पहली बात तो हम एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं और ये हो जाता है v माइनस यू बाई टी। अब v माइनस यू क्या है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है। तो ये इसका जो यूनिट होगा ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी का ही जो यूनिट था वो मीटर पर सेकंड था, एक बार फिर से टाइम से डिवाइड हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब आप, चलिए इसकी डेफिनेशन हम लिख ही देते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है व्हेन यू ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल और इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, ओके। ये हो गया यूनिफॉर्म, मतलब पहले घंटे आपकी स्पीड या वेलोसिटी 10 थी, 10 मीटर पर सेकंड, फिर 12 हुई नेक्स्ट आवर में, फिर नेक्स्ट आवर में इट इज 14, नेक्स्ट आवर में इट इज 16, तो हर घंटे दो दो करके बढ़ रही, तो वो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ये रैंडम है, कुछ भी हो सकता है। पहले घंटे 10 थी, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, फिर 70 हुई, फिर 100 हुई, फिर 47 हुई, फिर 52 हुई, इस तरीके से चेंज होता रहता है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हुआ, इट इज नथिंग बट unequal change in velocity in equal time, or you can say vice versa, तो ये हो गया आपका
एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हुआ, जब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की यूनिट हो जाती है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में भी हम इस चैप्टर में आगे बात करने वाले हैं, जिसको हम जी से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को थोड़ा सा और समझते हैं। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आती है चैप्टर में। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन आती है और उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आप तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है कि ये क्या है यार, ये कहाँ से आ गया। तो u जो है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है किसी भी बॉडी का, अगर वो जहां से शुरू होती है, v आपका फाइनल वेलोसिटी है, a आपका एक्सेलरेशन है, t आपका टाइम है और s जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब इनका प्रूफ भी हम देख सकते हैं। प्रूफ हम इनको दो तरीके से कर सकते हैं, इनको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं और एनालिटिकली भी देख सकते हैं। तो पहले एनालिटिकली देख लेते हैं। ग्राफिकल आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं, नोट से भी कर सकते हैं, जो मैंने नीचे दिए हुए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बहुत ही सिंपल है, इनको डिराइव करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलिए डिराइव भी कर लेते हैं। तो v प्लस इज इक्वल टू u प्लस at कहां से आया। पहली बात तो हमने देख लिया था कि एक्सेलरेशन आपका किसके बराबर था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। करेक्ट, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। v आपका फाइनल वेलोसिटी था, एक बॉडी थी जो u से शुरू हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, और बढ़ते बढ़ते इसकी जो वेलोसिटी है वो v तक पहुंच गई कुछ टाइम बाद, t टाइम में। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट v माइनस u इज इक्वल टू at। करेक्ट, देन वी कैन राइट v इज इक्वल टू u प्लस at। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ओके, यहां से आपको एक और बात याद रखनी है, और वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक t किसके बराबर हो गया, v माइनस u बाय a हो गया। करेक्ट, v माइनस u बाय a। ये हालांकि अभी काम नहीं आएगा, आगे जाके काम आएगा, बट आपको ये याद रखना है t इज इक्वल टू v माइनस u बाय a है या a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t है। तो यहाँ से बहुत सिंपली, बहुत प्यारे तरीके से हमने v इज इक्वल टू u प्लस at को डिराइव कर लिया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर कहां से आया। तो हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, वही केस ले लेते हैं जो हमने लिया था कि एक बॉडी थी जो u से शुरू हुई थी, कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v होगी, कितने टाइम बाद t। तो आप कौन सी वेलोसिटी लोगे या कौन सी स्पीड लोगे, आपको एवरेज लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को हम s से लिख देते हैं, s इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2 इंटू t लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। अब v की जगह हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v किसके बराबर था, u प्लस at के बराबर था। तो अब हम इसमें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, u प्लस v की जगह हमने लिख दिया u प्लस at बाई 2 इंटू t। तो ये किसके बराबर हो गया भाई, ये होगा 2u प्लस at बाई 2 इंटू t। उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो, तो क्या हो गया, s किसके बराबर हो गया 2ut प्लस at स्क्वायर बाई 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 से हम डिवाइड करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको हमने कुछ नहीं किया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम रखा है। स्पीड की जगह हमने एवरेज स्पीड ली है और उसमें v की जो वैल्यू है वो u प्लस at रख दी, रीअरेंज किया एंड वी हैव गॉट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बिना किसी प्रॉब्लम के। अगली इक्वेशन तक जाते हैं और हमारे पास इक्वेशन आती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो चलिए फिर से वही बात करते हैं। तो डिस्टेंस आपका किसके बराबर होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। हमने s लिखा और स्पीड की जगह हमने u प्लस v बाई 2 ले लिया बिकॉज एवरेज स्पीड लिया है, इनटू टाइम की जगह हमने पहली इक्वेशन में देखो हमने बात की थी, पहली इक्वेशन में t किसके बराबर था, पहली इक्वेशन में आपका जो t था वो किसके बराबर था v माइनस u बाई a।
करेक्ट, ये यहाँ पे आया था v माइनस यू बाई ए। तो चलिए देखते हैं। तो डिस्टेंस किसके बराबर आ गया आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हम इसकी जगह t की जगह रख देंगे v माइनस यू बाई ए। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नीचे 2a दैट इज इक्वल टू s। तो यहाँ से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका इक्वेशन आपके सामने है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी यहाँ पे आ जाती है। तो तीन इक्वेशन जो हमने पढ़ी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपके लिए ये जो डेरिवेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। और न्यूमेरिकल में तो ये हर एंगल से हर तरीके से यूज होगा जब आप उसको सोल्व करेंगे, तो ध्यान रखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देख ली है। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन को हम पढ़ते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इसके बारे में हमने पहली बात की थी। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो a है आपका वो g हो जाएगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी थोड़ा सा चेंज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह हम लिखेंगे जी टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह लिखेंगे हाफ जी टी स्क्वायर। बस a को हमने g में कन्वर्ट कर दिया। ये कहानी तब की, ये इक्वेशन तब वैलिड है जब बॉडी जो है नीचे की तरफ आ रही है, समझ रहे हो, जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो आपका जो a है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ हमने दी, बट एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ, तो यू विल बी टेकिंग इट माइनस जी, करेक्ट। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। अगर हम किसी हाइट से एक बॉडी को गिराते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो हमने ले लिया है, ठीक है, एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या फिर u प्लस जी टी, जो हमारी इक्वेशन थी वो हो जाएगी v इज इक्वल टू जी टी, बिकॉज u जीरो है यहाँ पे। ओके, सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे s जो कि h भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये पूरा ये टर्म तो हो जाएगी आपकी जीरो, और ये हाफ ए टी स्क्वायर की जगह हाफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे, और जी टी यहाँ पे t अगर हमें निकालना होगा तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2h बाई जी अंडर द रूट इज योर टाइम, कि कितनी देर वो हवा में था, कितना टाइम उसको ऊपर से नीचे आने में लगा। तो ये भी आप जो है न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो आपको सीधा भी याद रहेगा तो आप सीधा फॉर्मूला पुटिंग कर सकते हैं, नहीं तो इक्वेशन ऑफ मोशन से तो आप कर ही सकते हैं। अब v स्क्वायर प्लस यू, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जो था, यहाँ पे u स्क्वायर, u जो है ना जीरो हो जाएगा और इसको हम 2gh लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें, अगर हम किसी बॉडी को नीचे ड्रॉप करते हैं तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो ले लेते हैं ड्रॉप करने के केस में, बट अगर बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होगा। तो चलिए, बॉडी को अगर हमने ऊपर फेंक दिया तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, हमने ऊपर फेंका तो यहाँ पे आपका जो इनिशियल वेलोसिटी u हमने दिया है, h हाइट तक आप जाओगे, बट एक्सेलरेशन जो है ना वो आपका नीचे की तरफ है। तो अगर आप u को पॉजिटिव लेते हैं, ध्यान रखिए आपके ऊपर डिपेंड है, आप u को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो g को नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर u को नेगेटिव लेते हैं तो g पॉजिटिव हो जाएगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। कई बुक्स में कई तरीके से दिया जा सकता है, बट बात एक ही है, कॉन्सेप्ट वाइज एवरीथिंग इज सेम ओनली। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो आपकी इक्वेशन थी, अब क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। वाई माइनस, बिकॉज एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में है, ओके। इस यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम किसके बराबर हो जाएगा, u बाई जी के बराबर हो जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो आपकी जीरो हो जाती है, इसलिए तो उसको हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं, बिकॉज अब बॉडी ऊपर जाना बंद कर देती है और पहले हो जाएगी और फिर रुकेगी और फिर नीचे आएगी, करेक्ट, ऐसे कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इसलिए TA टाइम ऑफ असेंट आप u बाई जी के बराबर भी ले सकते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो इक्वेशन थी, अब आपकी किसके बराबर हो जाएगी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वाई माइनस, अगेन द सेम रीजन, बिकॉज द एक्सेलरेशन इज एक्चुअली रिटार्डेशन, ओके, एक्सेलरेशन इज एक्चुअली रिटार्डेशन। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की जगह आपकी इक्वेशन हो जाएगी u स्क्वायर माइनस 2gh, और यहाँ से अगर आपको h निकालना हो तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी को जीरो पुट कर लो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा h मैक्स।
एच मैक्स क्या किसके बराबर है, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर को आप उस तरफ लेके यू स्क्वायर बाय 2g आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, सो h विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर बाय माइनस 2g, ये दोनों कट जाएंगे और ये आपको मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन रीअरेंज, इट्स जस्ट नथिंग बट जस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उनको रीअरेंज किया है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हमने थोड़ा बहुत चेंज किया है और इजीली आपके सारे क्वेश्चन इनसे हो जाएंगे विदाउट ए प्रॉब्लम। अब टाइम ऑफ असेंट तो हमने निकाल लिया, टाइम ऑफ डिसेंट किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ डिसेंट हमें अंडर रूट 2h बाई जी लिया और h किसके बराबर था, यू स्क्वायर बाई 2g, करेक्ट, h किसके बराबर था, यू स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि हमने ड्राइव किया था यहाँ पे रख दिया तो 2u स्क्वायर बाई 2g स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो u स्क्वायर बाई g स्क्वायर अंडर रूट u बाई g। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, और वो किसके बराबर हो गया, u बाई g के बराबर हो गया, ध्यान रखना आपको इस बात का, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि आपके हाथ से छूटने के बाद वापस हाथ में आने तक जितनी देर बॉल हवा में थी उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो किसके बराबर हो जाएगा, 2u बाई g, क्यों हुआ भाई ये, क्योंकि हमने किया u बाई g प्लस u बाई g, तो ये क्या हो गया 2u बाई g। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 2u बाई g, इनको आप सीधा भी यूज कर सकते हैं। अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो कुछ क्वेश्चंस के बाद आपको इट विल मेक इवन मोर सेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन जो कि वर्कशीट्स में आपके दिए गए हैं, जो आपकी बुक्स में आपको दिए गए हैं, तो मेक श्योर यू डू गुड प्रैक्टिस फॉर दिस चैप्टर। ओके, तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होते हैं। एक और बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब ये है कि जितनी देर वो हवा में गया ऊपर और जितनी देर वो हवा में वापस सेम हाइट पे आने के लिए, उसी को हम टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट बोलेंगे। अब आप छत पे खड़े हो गए, अगर किसी चीज को ऊपर फेंक दोगे और फिर वो ग्राउंड पे गिरती है तो टाइम ऑफ असेंट विल नॉट बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, बिकॉज वो सेम पॉइंट नहीं है जहां पे उसको आना है, गेटिंग इट। बाकी अगर आप हाथ से फेंक रहे हो, हाथ में कैच कर रहे हो, तो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा। आप बोल सकते हो नहीं भाई ऊपर जाते हुए तो बॉल स्लो हो रही है, नीचे आते हुए तो बॉल फास्ट हो रही है, तो फिर ये तो टाइम ज्यादा और कम होना चाहिए। बट जब आप देखिए, जब आपने बॉल को ऊपर फेंका, जब वो बॉल स्लो डाउन हो रही थी तो आपने इनिशियल वेलोसिटी दी थी, करेक्ट, तब एक्सेलरेशन था। बट अब क्या हो रहा है, जब वो ऊपर से आते इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाती है और फिर वो एक्सेलरेट करती है। इसलिए जिस वेलोसिटी के साथ आपने फेंका था ऑब्जेक्ट को, उसी वेलोसिटी के साथ आपको अचीव भी होगा। मतलब अगर आपने 20 किलोमीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड से फेंका था, तो जब वो वापस आपके हाथ में आएगा तो उसकी वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकंड होगी। ये आप क्वेश्चन में कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह की चीजें। एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, अब तक हम वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे थे, हमने चीज को गिरा दिया और एक स्ट्रेट लाइन में आई, नीचे गिर गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हमने ऐसे उसको ना डाला और अगर हमने उसको ऐसे फेंक दिया या किसी एंगल पे फेंक दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है, अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वेक्टर हो गया है, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, बट एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है ही नहीं इसका। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आपका 0 है, बट इनिशियल और जो एक्सेलरेशन है आपका वाई डायरेक्शन में, वो आपका जी के बराबर है। तो ये जो है ना, ये एक 2D मोशन है। पहली बात तो ये समझिए, ये 2D मोशन है, मोशन में प्लेन है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या, मोशन इन प्लेन। अगर आप इसको ऐसे फेंकते हैं, अगर मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, तो इसको हम आगे जाके दो कंपोनेंट में करते हैं। इफ दिस इज थीटा, देन दिस विल बी u cos थीटा, दिस विल बी u sin थीटा। अब ये समझिए u cos थीटा कहां से आया, sin थीटा कहां से आया, डोंट वरी, इसको हम आगे वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है, और किसी भी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली फेंके या ऑब्लिकली फेंके, किसी एंगल पे फेंके, तो क्या होगा, वो एक पैराबोलिक पाथ कवर करेगी। पैरा मतलब अपनी डायरेक्शन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज करती रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे यहाँ भी इसकी वेलोसिटी ऐसे, कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी ऐसी, तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वेलोसिटी, बिकॉज आपका एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। कहाँ पे एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, वाई में आपका एक्सेलरेशन है, एक्स में आपका एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ से छूटने के बाद उसको एक्सेलरेट करने वाली कोई चीज है नहीं। एयर फ्रिक्शन को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, अदरवाइज इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अस टू ड्राइव
द इक्वेशंस। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है। जब हम किसी भी चीज को किसी भी एंगल पे हॉरिजॉन्टली इफेक्ट देते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो वो सीधी नहीं गिरेगी ना, बिकॉज आपने देखो यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दे दी और अर्थ बोल रहे हो नीचे आओ, ठीक है, तो ये कहीं उनके बीच में जाती है और उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। इसकी वजह से एक पैराबोला पाथ वो लेती है और इसको हम प्रोजेक्टाइल, इसकी भी अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन है। हम बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज करेंगे और इसके लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशन हम निकालेंगे। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए, तो चलो उनको हम लिख देते हैं। तो पहली बात तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये हॉरिजॉन्टली कितनी दूर जाके गिरा है, गेटिंग इट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। दूसरा है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब आपके हाथ से छूटने के बाद वापस ग्राउंड में आने तक वो कितनी देर हवा में था, वो हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरी बात जो हम यहाँ पे देखेंगे वो हो गया मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होगी? इन सब का हम डेरिवेशन करेंगे पूरा, ठीक है। ये हो गया आपका HM, मैक्सिमम हाइट, ओके। और फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम फॉर HM, करेक्ट। एंड इसके बाद और हम क्या देख सकते हैं? हम फाइनल वेलोसिटी देख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी, अब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के बराबर नहीं होगी, बिकॉज y में आपका एक्सेलरेशन था और x में आपका एक्सेलरेशन नहीं था। अब इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी ऐसी है यहाँ पे अगर हम देखें, बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कहीं पे यहाँ पे होगी, करेक्ट। इट विल बी अलोंग दिस लाइन, गेटिंग इट, तो इट विल बी अलोंग दिस लाइन। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी अलग होगी इनिशियल वेलोसिटी से। खैर इसके डेरिवेशन हम थोड़े टाइम बाद करेंगे, कुछ नेक्स्ट कोर्स में करेंगे। वेक्टर्स के ऊपर, प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक पूरा चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये काफी है कि आपको ये पता है कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, ओके। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सर्कुलर मोशन, मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। सर्कुलर मोशन को यूजुअली हम लिख देते हैं एक्चुअली जो आप पढ़ रहे हो वो है UCM। ये क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहली बात तो इट्स ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों है? क्योंकि अगर ये UCM भी हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हुआ, तो भी इसमें क्या हो रहा है, लेट मी टेल यू। यहाँ पे आपकी स्पीड तो जो है वो कांस्टेंट हो सकती है, ओके, बट जो आपकी वेलोसिटी है, दैट इज ऑलवेज चेंजिंग, दैट इज ऑलवेज चेंजिंग। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से थी, यहाँ पे अलोंग द टेंजेंट होता है ना, करेक्ट। तो इसमें दो फोर्स काम करते हैं, ओके, फोर्सेस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन से दो फोर्स हैं भाई? एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Centripetal force and centrifugal force. Centripetal force which will bring you towards center, और centrifugal force क्या होता है? Which will take you away from the center. ये बात आपको पता होनी चाहिए। Centripetal means towards the center है, centrifugal means away from the center है। सेंट्रीफ्यूगल को हम यूजुअली एक सूडो फोर्स बोल देते हैं, नकली फोर्स बोलते हैं, वो काम नहीं करता। मतलब क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल पहली बार तो नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज घुमा रहे हैं और उसको छोड़ दिया तो सीधी एक डायरेक्शन में जाती है, करेक्ट, टेंजेंशियली। इसलिए जैसे वेलोसिटी मैंने देखा, तो क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे जाएगा, करेक्ट ना, ये ऐसे घूम रहा था तो इस पॉइंट पे छोड़ दिया ऐसे जाएगा, यहाँ पे छोड़ दिया तो ऐसे जाएगा। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट आया, बट ये सूडो फोर्स है, ठीक है। ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हो गया अवे फ्रॉम सेंटर, ओके। इसमें ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? बिकॉज ये हमेशा इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म कैसे हुआ? एक्सेलरेशन का तो मतलब ये ना कि आपका चेंज हो रहा है, इट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो इतनी सी कहानी फिलहाल आपके लिए काफी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आते हैं चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट वाले पार्ट पे, जो कि है ग्राफ्स के बारे में। यहाँ पे हम पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। इन सब ग्राफ में हम टाइम को एक्स एक्सिस में ले लेंगे और पोजीशन या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को हम इस एक्सिस में ले लेंगे। तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी बता देता हूँ कुछ ग्राफ में पॉसिबल नहीं होते हैं। खैर चलो पढ़ते हुए हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपका इस तरीके का हुआ कि ये आपका टाइम है और ये आपकी पोजीशन, पोजीशन को मैंने एस से लिख दिया है। तो अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा हुआ तो इसको हम बोल देते हैं दिस इज द ग्राफ फॉर रेस्ट बिकॉज योर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। ऑफ कोर्स योर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ तो था, मैंने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ले लिया है। अगर इसी ग्राफ को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज ऐसे, तो आपका इनिशियल आप मतलब घर ही बैठे रह गए, ठीक है। तो ये भी रेस्ट का ही ग्राफ है आइडियली, तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो पहला ग्राफ आपको समझ में आएगा। अगर ये ग्राफ ऐसा है, अगर ये ग्राफ ऐसा है, ये टाइम है, ये पोजीशन है, अगर ये ग्राफ हम ऐसा ड्रॉ कर देते हैं तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। और ये ना पॉजिटिव हम मान लेते हैं बिकॉज वाई पॉजिटिव, तीसरा मैं कैसे ले सकता हूँ, तीसरा मैं ये ग्राफ ऐसे ले सकता हूँ। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, ये भी यूनिफॉर्म मोशन ही है बट ये नेगेटिव। मतलब दूसरे ग्राफ में, सेकंड ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो आप स्कूल से घर जा रहे हैं और थर्ड ग्राफ में आप घर से स्कूल आ रहे हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इसी ग्राफ में अगर आपको एक्सेलरेशन दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। फोर्थ ग्राफ हम देखते हैं कि हमें पता है कि ये ग्राफ जब ऐसा था तो ये यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म मोशन था। मतलब क्या हुआ, यहां पे जो आपका एक्सेलरेशन था ये जीरो था, गेटिंग इट। अब हम देखते हैं कि अगर इसमें हमें एक्सेलरेशन दिखाना हो तो हम क्या करेंगे। एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये है पोजीशन और ये है टाइम, मतलब कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस आप कवर करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन। कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस आप कवर करेंगे। तो हम इस ग्राफ को ना थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, किसकी तरफ, किसकी तरफ झुकेगा, एस की तरफ झुकेगा बिकॉज कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस। इसका मतलब हम इसको कुछ ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली, ए जो है यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, एक्सेलरेशन हमने दिखा दिया, थोड़ा सा कर्व इसको दिखाना है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अगर इसमें रिटार्डेशन दिखाना हो तो इस ग्राफ को हम थोड़ा सा इधर कर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ए है वो नेगेटिव है, ये रिटार्डेशन है। अगर हमें रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस, ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस, ये हो गया आपका रिटार्डेशन। तो ये आपके कुछ ग्राफ, अब जैसे कुछ ग्राफ पॉसिबल नहीं है, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये आपका पोजीशन है, ये आपका टाइम है। ये ग्राफ क्या बोल रहा है, ये ग्राफ बोल रहा है कि सेम टाइम पे, ओके, मे बी इट्स 10 सेकेंड, वहां पे आप घर पे भी थे, स्कूल में भी थे, मुंबई में भी थे, दिल्ली में भी थे, हर जगह थे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि आपकी पोजीशन जो है चेंज होती जा रही है। और अगर 6 ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं तो ये जो पॉसिबल ग्राफ नहीं है तो इसको हम लिख देते हैं ये पॉसिबल ग्राफ नहीं है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे एक इस ग्राफ के बारे में, ओके। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऊपर में ये टाइम जो है ना नेगेटिव जा रहा है। ऐसा कभी आपने देखा है कि अभी आप 12 साल के हैं या 15 साल के हैं और नेक्स्ट ईयर आप 11 ईयर्स के हो गए या 14 ईयर्स के हो गए, नहीं ना। टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। यहाँ पे ये टाइम को नेगेटिव दिखा रहा है, इसलिए भी ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। तो इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ ग्राफ थे पोजीशन टाइम ग्राफ, ओके। मेजरली हमने सब कवर कर लिया है, और अगर कुछ भी बच भी गए तो ग्राफ जो है हमने नोट्स में भी बहुत अच्छे से डाले हुए, उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना, खुद से ग्राफ ड्रॉ करें, तभी आप उसको समझ पाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये ग्राफ है। इंटरेस्टिंग सा क्यों है, कैसे है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला ग्राफ ये दो इंफॉर्मेशन दे सकता है, ये ग्राफ हमें दो इंफॉर्मेशन दे देगा। जो इसका स्लोप होगा, स्लोप क्या देगा, स्लोप आपका एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देगा, एक्सेलरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखना। और जो एरिया अंडर ग्राफ है, एरिया अंडर ग्राफ जो है वो आपको डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट देगा। ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो चलिए ग्राफ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ग्राफ में क्या क्या है, किस किस तरह के ग्राफ आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहला ग्राफ जो है हम ड्रॉ करते हैं, सबसे पहला ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं ये। अगर ये ग्राफ ऐसा हुआ, ये है आपका वेलोसिटी, ये है आपका टाइम, तो क्या होगा, तो आपका ये है वेलोसिटी, ये टाइम, तो यहां पे ये जो है ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। ये आपका ग्राफ नंबर फर्स्ट। सेकंड ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अगर ये ग्राफ ऐसा हुआ तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब हम इसको पॉजिटिव क्यों बोलेंगे, पॉजिटिव इसलिए बोलेंगे बिकॉज स्लोप आपका पॉजिटिव, स्लोप आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड डेफिनेटली ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसमें। ठीक है, थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर ग्राफ हमने कुछ इस तरीके का दिखा दिया तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बट नेगेटिव है, इसलिए हम इसको रिटार्डेशन भी लिख देते हैं, रिटार्डेशन भी लिख देते हैं। ओके, अगर हम इस ग्राफ को, हमें दिखाना है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे। तो हम ये क्या है, ये ग्राफ को अगर हम कुछ इस तरीके से दिखा दें या फिर इस तरीके से दिखा दें। ओके, दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, ये दो अलग अलग हो गए। ओके, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब अगर आपको स्लोप निकालना है, यहाँ पे जो है स्लोप आपका इस इक्वेशन में स्लोप इज इक्वल टू 0 एंड हेंस एक्सेलरेशन इज आल्सो 0, इसलिए तो हमारा ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ। यहाँ पे अगर आपको एरिया अंडर द ग्राफ, डिस्टेंस आपसे कोई पूछ ले तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, दैट्स ऑल, ये आपका डिस्टेंस, एरिया अंडर द ग्राफ। इसमें अगर कोई एरिया अंडर द ग्राफ आपसे पूछ ले, ये आपका एरिया अंडर द ग्राफ हो गया और यही आपका डिस्टेंस भी हो गया। इसमें भी यही कहानी है, जो एरिया अंडर द ग्राफ है वही आपका डिस्टेंस होगा। जो स्लोप है, अब यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव है बिकॉज नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए रिटार्डेशन हो गया। और यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, इसलिए एक्सेलरेशन भी आपका पॉजिटिव हो गया। कुछ ग्राफ पॉसिबल नहीं है, कि जैसे कि हमने बताया था ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है भाई, क्योंकि ये यहाँ पे ये है वेलोसिटी, एक ही टाइम पे वेलोसिटी आपकी 10 भी थी, 20 भी थी, कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक टाइम पे एक ही वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये ग्राफ भी पॉसिबल आपका नहीं है बिकॉज यहाँ पे टाइम नेगेटिव जा रहा है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक्सेलरेशन में भी आपकी हेल्प करता है और डिस्प्लेसमेंट निकालने में भी आपकी हेल्प करता है। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन तो कर ही ली, उनकी हेल्प से, इन ग्राफ्स की हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उसको आप जरूर कीजिए, नोट्स की हेल्प से कीजिए, बुक की हेल्प से कीजिए, कैसे भी कीजिए, बट यू शुड अंडरस्टैंड। अगर आप ग्राफ समझे हो तो आप वो इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर पाएंगे। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as, ये आप डिराइव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ग्राफिकल मेथड हम उसको बोलते हैं। कमिंग टू द थर्ड ग्राफ, ओके, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ज्यादा सी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे अगर ग्राफ इस तरीके का है, ओके, दिस इज योर टाइम एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाए, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर एक्सेलरेशन, और ग्राफ नीचे की तरफ है, करेक्ट, ग्राफ यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। इससे अलग आपका कोई भी ग्राफ हुआ,
इससे अलग आपका कोई भी ग्राफ हुआ, चाहे वो ग्राफ ऐसा हुआ या फिर ऐसा हुआ या फिर ऐसा हुआ, ये सब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और इनको हम आपके सिलेबस में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो आपको ये बड़े ध्यान से देखना है कि इन ग्राफ्स की हेल्प से आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, इन ग्राफ्स की हेल्प से आप इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है, जो काइनेमेटिक्स के बारे में हमने बात की थी, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अपने बुक से, अपने नोट्स से या मेरे दिए हुए नोट्स जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, उनसे आपको जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज ये चैप्टर हर चैप्टर की जान है। ये चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आएगा, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल, कोई भी चैप्टर आप ले लो, ये इक्वेशन मोशन आपकी हमेशा रहेंगी, हमेशा हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको ये दिखेंगी। So it is very important that you have a very good hold on this, that you have a very good hold on this, getting this. So ये आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। आप नोट्स डाउनलोड कीजिए, इनको पढ़िए, अपने खुद के नोट्स जरूर बनाइए, उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। ग्राफ्स, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन खुद कीजिए, ग्राफ खुद ड्रॉ कीजिए, उससे ही आपकी कमांड बन पाएगी। सो आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब आप अपनी बुक से, नोट से इसको प्रैक्टिस कीजिए। सो टिल द टाइम वी मीट अगेन, यू हैव अ गुड टाइम। गॉड ब्लेस यू।